करना रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अपन ने कहाँ पढ़ा था? अपन ने लास्ट क्लास में प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग किया था। सबसे पहला पार्ट प्रोसेस में क्या था कि भाई स्टाफिंग का मतलब प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस विद राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। सही समय पे सही आदमी को सही जगह पे विद राइट क्वालिफिकेशन प्लेस कर देना, वो होता स्टाफिंग का मतलब होता। अब लोगों को अपॉइंट करना है तो उसके लिए अपने को कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा वापस से बता रही हूँ, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें हमने क्या एक चीज पढ़ी थी कि एग्जिस्टिंग कितने हैं। अगर एग्जिस्टिंग कितने हैं उससे क्या पता चल जाएगा हम लोग ओवर स्टाफ्ड है या अंडर स्टाफ्ड है, ये पता चल जाएगा। अगर ओवर स्टाफ्ड है तो सीधी सी बात है कि एक्स्ट्रा लोगों को अपन हटा देंगे। क्यों भैया, बिजनेस कर रहे हैं, जबरदस्ती के खर्चे बढ़ रहे हैं, लोगों को एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करने से तो अपन हटा देंगे। 102 एम्प्लॉय करके 100 की जरूरत है तो 2 लोगों को हटा देंगे। अंडर स्टाफ्ड है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, कौन कौन सी जॉब पोजीशंस खाली हैं, वेकेंट पड़ी है, जहां मुझे लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, वेकेंट है, वैकेंसी चेक करनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, अपन को रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, जो आज अपन को पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट यही था, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि सर्च फॉर कैंडिडेट्स। समझना, रिक्रूटमेंट का मतलब सर्च फॉर कैंडिडेट्स। मैं जनरल लैंग्वेज में तुमको बता रही हूँ। सर्च फॉर कैंडिडेट्स हु कैन परफॉर्म द वेकेंट रोल्स। जो खाली जगह पड़ी है उन जगहों को पूरा, मतलब वहां पे जो भी काम हम लोग को करना है उनके पास वैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और जो रोल्स खाली पड़े हैं उनको वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। एंड इंड्यूसिंग देम, खाली ये तो अपन सर्च तो कर रहे हैं, सर्च कर ले कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे, इंड्यूस करेंगे लोगों को, कैंडिडेट्स को इंड्यूस करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे, आइए अप्लाई कीजिए, टू अप्लाई एंड कम फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, अप्लाई कीजिए। किस चीज के लिए? फॉर फिलिंग दी वेकेंट जॉब पोजीशंस। सिंपल सी चीज है, रोल्स बोल लो या जॉब पोजीशंस बोल लो, कुछ भी। मैंने धीरे धीरे इसलिए बताया कि तुम्हें क्लियर हो जाए। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब हुआ, लोगों को ढूंढना, किन लोगों को ढूंढना जो कि वेकेंट रोल्स को परफॉर्म कर सके, और उनको इंड्यूस करना कि अप्लाई, आइए आगे बढ़िए, अप्लाई कीजिए और जो भी वेकेंट रोल्स जॉब पोजीशंस है उनको फिल कीजिए। सिंपल सा मेथड है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अपन ने एक और चीज पढ़ी थी रिक्रूटमेंट में, सोर्सेस। ठीक है, दो तरह से होता है, हम उस दिन पढ़े थे थोड़ा सा, अब आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, अब इंटरनल में क्या होता है, देखो इंटरनल में होता है कि जो वेकेंट जॉब पोजीशंस होती है ना वो मतलब फिल की जाती है। कैसे फिल की जाती है? बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनली कर रहे हो ना, जो ऑर्गेनाइजेशन का कैंपस है उसके अंदर जितने भी तुम्हारे लोग एम्प्लॉयड है उन्हीं को क्या कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को टू फिल दी वेकेंट जॉब पोजीशंस। ठीक है, अब देखो, द वेकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ओनली। अब इंटरनल का मतलब क्या है कि खाली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को अपन क्या करेंगे, वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करने में यूज करेंगे। कोई भी आउटसाइडर को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, परमिट नहीं किया जाएगा। अब देखो आगे थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत पॉपुलर है और दो तरीके से होता है, मैंने तुमको बताया था। एक तो ट्रांसफर होता है और एक प्रमोशन होता है। ठीक है, एक तो पॉपुलर और कॉमन भी है। ऑब्वियसली सब ऑर्गेनाइजेशन सोचती है यार सस्ते में काम हो जाए, और जो ऑलरेडी मेरे पास एम्प्लॉयड लोग हैं मैं उनको अच्छे से जानती हूँ और वो लोग भी मुझे अच्छे से जानते हैं। अगर हम लोग आपस में कंफर्टेबल है तो आसान हो जाएगा ना कोई भी काम को करने का। मुझे पता है कौन इंसान कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो लोग बेटर पोजीशंस पे काम कर सकते हैं तो मैं उनको क्या कर दूंगी, प्रमोट कर दूंगी। और समटाइम्स क्या होता है, सपोज करो 2 ब्रांच है मेरी अलग अलग। ठीक है, एक ब्रांच में मैं ओवर स्टाफ हूँ, एक ब्रांच में मैं अंडर स्टाफ हूँ। ठीक है, 100 दोनों जगह 100 चाहिए।
तो अब देखो क्या होता है, यहाँ जब मैं ओवर स्टाफ दूं, मेरे पास सारे एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हैं, मैं इनको निकालूंगी क्यों? मैं क्या करूंगी, इनको बोल दूंगी कि भाई मेरे को यहाँ इतने लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें निकाल नहीं रही हूँ, मैं सेम जॉब पोजीशन पे तुम्हें ट्रांसफर कर दे रही हूँ दूसरी ब्रांच पे, तुम वहां जाके काम करो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा काम पूरा हो चुका है, मेरे को जितने लोग चाहिए थे वो मेरे पास पूरे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कम है, यहाँ पे मुझे 10 लोगों की और जरूरत है, तो 2 लोग तो तुम लोग यहाँ पे मेरे पास हो ही, मैं तुम लोग को निकालू क्यों? मैं इससे अच्छा तुम्हें मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये क्या हो रहा है, सेम पोजीशन पे, सेम पे स्केल पे, सेम हर चीज सेम रहता है, लेकिन बस क्या होता है, जगह प्लेस चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है कहाँ पे, ट्रांसफर के केस में। और प्रमोशन के केस में क्या होता है, भाई एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अपन काम कर रहे हैं और लोग अपने जूनियर सबऑर्डिनेट्स, अपने को पता है यार ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और एक है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट में या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कोई मैनेजर की पोजीशन खाली है, वो छोड़ के जाने वाला है या रिटायर हो रहा है या व्हाटसोएवर रीजन से जा रहा है, ठीक है, अब ये जगह मेरी खाली हो रही है, तो मेरे पास इन लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से जानती है, तो हम क्या करते हैं, इन लोग को अपॉर्चुनिटी देते हैं प्रमोशन के लिए। समझ में आ रहा है, वो होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रमोशन का। अब तुम लोगों ने मूवी देखी क्या, एतराज? अब अपन पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अपन ने इतनी बात डिस्कस कर ली, तो एक बात तो पता चली गई होगी कि जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होती है ना, सस्ती होती है, इकोनॉमिकल होती है। पहला पॉइंट अपन को पता है कि क्या है, ये इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होता है, जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं उनको इससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो वो लोग मोटिवेट हो रहे हैं ना नया काम करने के, उनको पता है कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फ्यूचर में हमें हमारे पास चांसेस है प्रमोशन की। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, सस्ता पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग का, सस्ता तो मैंने पॉइंट बोल ही दिया है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है ना, ज्यादा माथापच्ची नहीं है, अपने को पता है अपने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, कौन कैसा काम कर रहा है, अब मेरे दिमाग में ऑलरेडी इमेज बनी हुई है कि ये बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसको तो प्रमोट करूंगी मैं फ्यूचर में। ठीक है, तो टाइम नहीं लगता इसमें ज्यादा। द एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो ऑलरेडी क्या होते हैं, फेमिलियर होते हैं, किससे, विद रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है सब चीजों से वाकिफ रहता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, लेस चांस ऑफ टर्नओवर, छोड़ के जाने के चांसेस कम होता है। अब नया बंदा है तो वो एडजस्ट कर नहीं पाए तो हो सकता है छोड़ के चला जाए, लेकिन जो पुराने उनको तो पहले से ही पता है किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, तो सब जानता है, तो टर्नओवर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और जो एम्प्लॉइज है उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। प्रमोशन लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, उनको पता है हम लोग को प्रमोशन के चांसेस हैं, तो यार अच्छा ही काम कर लो ना, लोगों के बॉसेस की नजर में आ जाएंगे तो प्रमोशन क्या पता मिल जाए, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर तुम लोग क्या कर, अभी तो मैं प्रमोशन की बात कर रही थी, अगर हम लोगों को ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एम्प्लॉइज का, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का ट्रांसफर हो रहा है, तो उनको ये बात पता है कि एक जगह से तुम दूसरी जगह जाओगे तो हर जगह का काम करने का तरीका अलग होता है, तो वहां जाने के बाद फिर से क्या होगा, ट्रेनिंग मिलेगी, और ट्रेनिंग से तुम्हें पता ही है पर्सनल डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसलिए वो भी ठीक है। ठीक है, और ट्रांसफर से क्या होता है, जितने अभी मैंने तुमको बताया ही था 2 मिनट पहले कि जो भी सरप्लस एम्प्लॉइज होते हैं अपन एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, उनको निकालने की बजाय, निकालना यार अच्छा नहीं लगता, इतने पुराने टाइम से, इतने लोगों, इतने पुराने टाइम से ना, पुराने लोग जो काम कर रहे हैं उनको निकालना अच्छा फील नहीं होता, तो क्या करते हैं हम लोग के पास जितने भी सरप्लस एम्प्लॉइज होते हैं ना, अपन एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे भेज देते हैं, वहां पे मेरे को जरूरत है, मेरी जगह, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के 2 हिस्से हैं, तो यहाँ से निकाल के मैं उधर भेज दूंगी, सिंपल सी बात है। देखो ट्रांसफर है ना कैसे भी हो सकता है, अगर एक ही ऑफिस है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के बाहर क्लर्क बैठता है, ठीक है, हो सकता है मैं जो परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके क्लर्क को यहाँ से हटा के फाइनेंस का क्लर्क बना दूं, तो क्लर्क ही है, लेकिन ट्रांसफर कर दिया ना एक जगह से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये
क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर ही हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सेम जॉब पोजीशन में वो शिफ्ट हो गया, भले ही वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है या जगह ही चेंज हो गई, दूसरी जगह अपन ने भेज दिया और दूसरे सेंटर पे, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। ड्रॉबैक्स या फिर क्या बोले, डीमेरिट ऑफ तुम्हारा इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब फर्स्ट पॉइंट, इससे क्या होगा, अगर तुम एग्जिस्टिंग को ही मौके दोगे ट्रांसफर या प्रमोशन के, तो इससे एक प्रॉब्लम है, कोई भी फ्रेश टैलेंट आ नहीं पाएगा, तुम कोई भी फ्रेश टैलेंट को अलाउ नहीं करोगे पहली बार, और अगर फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा तो कोई भी न्यू आइडियाज तुम वेलकम नहीं कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, न्यू आइडियाज भी वेलकम नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। और तुम्हारे पास लिमिटेड चॉइस है, बाहर से अगर तुम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कभी करते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, पता नहीं कहाँ कहाँ के एजुकेशनल बैकग्राउंड के या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट प्लेसेस से लोग आते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर तुम इंटरनली कर रहे हो तो जो तुम्हारे पास है उन्हीं में से तुम लोग चूज करो, तो तुम्हारे पास क्या है, लिमिटेड चॉइस है। और अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ यार अभी तो शुरुआत ही हुई है इसकी, 1-2 साल ही हुआ है, तो ये अपने अपने एम्प्लॉयज को उतना अच्छे से तो नहीं जानती ना, तब उस केस में क्या होगा, इसके लिए इंटरनल रिक्रूटमेंट थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, यहाँ के लिए सूटेबल ही नहीं है इंटरनल रिक्रूटमेंट नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और क्या है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, अगर तुम बार बार हर थोड़ा दिन में ट्रांसफर कर दोगे, ए है, ए को तुम क्या हुआ 6 महीना ही एक डिपार्टमेंट में बैठा, फिर तुमने 6 महीने बाद उसको दूसरे में भेज दिया, फिर 6 महीने बाद दूसरे में भेज दिया, अब बेचारा यहाँ जाके टिकता नहीं है, थोड़े दिन आराम से काम करता नहीं है, उससे पहले तुम दूसरी जगह भेज देते हो, तो उसकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, बेचारा कुछ अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, जैसे ही वो परफॉर्म करने के फ्लो में आता है तुम उसको ट्रांसफर कर देते हो। और एक और बात, अब सपोज करो कई बार क्या होता है, जो लोगों का जगहों पे ट्रांसफर होता है ना, सिटीज ही चेंज हो जाती हैं, अब उस केस में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन लोगों के तो कितना दिक्कत होता है स्कूलिंग का और का। अब बच्चे यहाँ पे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब मिड सेशन में दूसरी जगह जाओ, फिर मिड सेशन में दूसरे 50 जगह तो उनकी चेंज हो जाती है, तो बहुत मतलब इनकन्वीनियंट होता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जो ये एम्प्लॉइज होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी। अब देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट में मैंने बहुत बार डिटेल में बता दिया कि 2 मेथड से इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है प्रमोशन। फिर से वही सब लिखा हुआ है बुक में, मैं इसको 10 बार एक्सप्लेन वैसे कर चुकी हूँ, एक बार रीड करके सुना देती हूँ। उसमें क्या होगा, ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर जॉब पोजीशन एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के साथ, ठीक है। Generally, with the transfers, there is no change in the compensation level and authority level. तुम्हारा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, एक जगह से तुम यहाँ क्लर्क की पोजीशन में हो, यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे भी क्लर्क की पोजीशन पे भेज दिया, ना कोई कॉम्पनसेशन पे स्केल में चेंज हो रहा है, ना तुम्हारे पास जो पावर्स है वो चेंज हो रही है, अथॉरिटी भी चेंज नहीं हो रही, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कुछ चेंज नहीं हो रही, तुम सेम लेवल पे जाते हो, ठीक है। There is no change even in his rank, responsibilities, prestige. Only the place of working is changed. Place of working बदल जाती है। अभी तुम इस डिपार्टमेंट के बाहर बैठते थे, अब उस डिपार्टमेंट के बाहर बैठ जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, क्लर्क तो क्लर्क का ही काम कर रहा है अल्टीमेटली। ये तो गया ट्रांसफर। अब प्रमोशन क्या होता है वो भी सुन लेते हैं एक बार, सुनने में क्या जाता है। Promotion refers to shifting of employees from one job position to higher level of authority. एक पोजीशन से दूसरे हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी पे तुम्हें शिफ्ट कर दिया गया। इन प्रमोशन द अथॉरिटी लेवल, रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पनसेशन, प्रेस्टीज सब चेंज हो जाता है, तुम्हें ज्यादा मिलता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जनरली प्रमोशंस के साथ देयर इज इंक्रीज इन फ्रॉम कॉम्पनसेशन सैलरी, में पहले ही बोल चुकी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है देखते हैं। अब देखो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। When the candidates, अभी हम लोगों ने पहले रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं लोगों को कि आइए और वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल में भी वही काम होता है, लेकिन लोग बाहर से बुलाए जाते हैं। When the candidates from outside the organization are invited, उनको इनवाइट किया जा रहा है outside the organization से to fill the vacant job position
ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोला जाएगा। अदर वर्ड्स में अगर बात करें, when the organization meets its manpower requirement from outside the organization, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है अगर ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम है। मैन पावर रिक्वायरमेंट को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है, कहाँ से, बाहर से, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलेंगे। अब इसमें कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ नहीं, वैसे तो बहुत एडवांटेज होते हैं। क्या है देखो, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। पहले एडवांटेज की बात करते हैं। फ्रेश टैलेंट मिलता है, बाहर से बुलाओगे तो फ्रेश टैलेंट मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। भाई सेकंड पॉइंट यही है, वाइडर चॉइस। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, क्वालिफाइड पर्सन है, बाहर से बुलाओगे फ्रेश टैलेंट आएगा, वाइडर चॉइस है, तो हमारे पास क्वालिफाइड पर्सनल के ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, by using external the management can get qualified and trained personnel, अच्छे मिल जाएंगे ना हम लोग को, और ऑप्शंस है हमारे पास। फोर्थ पॉइंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज वाले लोगों को भी अपन हायर कर सकते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं ना दुनिया में, हम लोग सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम लोग जिस लेवल पे। अगर हम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमसे ऊपर तो n नंबर ऑफ लोग हैं। तो सोचो, वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है, हमारे पास अगर बाहर से बुलाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे वेल वर्स्ड होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज है उनको हायर कर लेंगे। इनके पास ऑप्शंस है ना, ये एडवांटेज होता है। एक और बात, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हो जाती है। कैसे, अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत साल से बहुत लोग काम कर रहे हैं, अब जो आता है उनको वही आता है, कुछ नया तो उन्होंने किया नहीं। ठीक है, अगर बाहर से नए लोगों को हम रिक्रूट करते हैं तो हम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके मन में आ जाता है, यार तो उसको तो बहुत कुछ आता है, मेरे को तो इससे बेटर करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा 30 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ये तो मेरे से आगे बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा, इसको प्रमोशन भी मिल जाएगा, मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में क्या हो जाता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाता है। डीमेरिट्स क्या है, जो अभी मैंने बोला वही एक डीमेरिट हो गया बहुत मेजर। ठीक है, जो मोराल होता है ना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का, वो डाउन हो जाता है। बेचारे सोचते हैं यार हमसे तो बचते ही नहीं, इसको तो पता नहीं क्या क्या आता है, गोज डाउन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जो नए एम्प्लॉयज होते हैं, हो सकता है वो लोग एडजस्ट ही ना कर पाए, हम ऑर्गेनाइजेशन के तो ना, वो लोग हो सकता है एडजस्ट ही नहीं कर पाए जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, तो उससे क्या होता है, मोर चांस ऑफ टर्नओवर बढ़ जाता है। गरम खून है, उन लोग को एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है, हम लोग तो नहीं सहन कर सकते ऑर्गेनाइजेशन की जो लोग कर रहे हैं हमारे बॉसेस, उससे क्या होता है, टर्नओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक और बात, कि जो नए लोग होते हैं उनके पास ऑप्शन क्या होता है, कि वो लोग को 2-3 कंपनियों से, ऑब्वियसली उन लोग के पास बहुत अच्छा टैलेंट है, उन लोग को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की नॉलेज है, अगर कोई और हमसे बेटर उनको ना प्राइस पे करेगा तो वो लोग वहां जाने की भी चांसेस है ना, तो इसलिए टर्नओवर के। अब थर्ड पॉइंट देखो, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, क्योंकि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट पे, या तुम बहुत सारी जॉब एजेंसीज होती हैं उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा, तो ये क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, हम लोगों के बहुत खर्चे लग जाते हैं। अगर तुम एडवर्टाइजमेंट भी नॉर्मल दोगे, और एक दिन एडवर्टाइजमेंट देने से तो होता नहीं, तो कंटिन्यू देने पड़ते हैं इश्तेहार न्यूज़पेपर में कि हमारे यहाँ जॉब खाली, पोजीशन खाली है, अप्लाई कीजिए, तो बहुत बार देने पड़ते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में तो दे देते हैं, उसके टीवी में भी कितने सारे एड्स आते हैं, तो इस सब में क्या बहुत खर्चा लग जाता है, प्लस ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। अपन ने पढ़ाई का प्रोसेस क्या क्या होता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट पता करना, फिर रिक्रूटमेंट करना, फिर सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन करना, कॉम्पनसेशन फाइनल करना, सब चीज बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो ये सारे क्या है इसके डीमेरिट। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो अपन करते हैं, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इसके कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं जिनको यूज करके अपन करते हैं रिक्रूट। ठीक है, एक होता है, पता है पहला नंबर क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है,
जो ऑफिस हम लोग का जो कैंपस है या फैक्ट्री है, उसकी गेट के ऊपर, जो गेट मेन गेट है, वहाँ पे एक नोटिस लगा दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि हमें ये लोगों की जरूरत है। राह चलते लोग जो भी देखते हैं ये नोटिस लगा हुआ, वो आके, उनको सबको जरूरत होती है नौकरी की, तो वो लोग क्या करते हैं, ये नोटिस आके पढ़ लेते हैं और घुस जाते हैं फैक्ट्री के अंदर, और अंदर जाके ऑफिस में बात कर लेते हैं कि भैया हमें नौकरी की जरूरत है, आपके गेट पे लगा हुआ है, तो हमें आप एम्प्लॉय कर दीजिए। अब ये कौन से ऐसे लोग हैं जो राह चलते घुस जाएंगे? नॉर्मली ये मेथड जो अपन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पता है किनका करते हैं, स्वीपर, पियन, वही लोग होते हैं जो गेट पे टंगा हुआ होता है, देखते रहते हैं और जॉब के लिए चल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो अच्छे लोग होंगे वो गेट पैदल थोड़ी ना वॉक कर रहे होंगे और गेट पे चेक करते तो चलेंगे नहीं। तो स्वीपर की नौकरी देनी है, पियन रखना है, क्लर्क रखना है, ये सब यहाँ पे आके, क्लर्क तो फिर भी बेटर ग्रेड होता है, ये सब आके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जॉब, बेसिकली अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस होती है ना, ये बोल सकते हो तुम लोग कि उनके लिए बेस्ट सुटेबल होता है। जो भी अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस होती हैं उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड जो होता है ना, वो बहुत सही रहता है, क्योंकि ये सस्ता होता है, इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा होता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है, वो लोग देखते रहते हैं गेट्स पर आके, चेक करते रहते हैं और उनका फिर नौकरी लग जाती है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। फिर होता है कैजुअल कॉलर्स। कौन होते हैं कैजुअल कॉलर्स? कई बार क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे अभी मेरे को जॉब की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, अपना रिज्यूमे बना के रखूंगी और जहाँ सब कंपनियों में डालती फिरूंगी कि मुझे लगता है यार अगर वहां जगह खाली होगी तो अगर मेरा रिज्यूमे चेक करेंगे, अगर मेरी क्वालिफिकेशन मैच करती होगी तो वो लोग शायद हो सकता है मेरे को अपॉइंट कर ले या इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर ले, कुछ भी पॉसिबल है। तो होता क्या है, सब ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की ना बहुत सारी एप्लीकेशन पड़ी हुई रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही उनको लगता है कि यार आज हमारे पास जगह खाली है, तो वो क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं सारी रिज्यूमे की, और उसमें जो भी मैचिंग रिक्वायरमेंट होती है ना, लगता है कि यार ये बंदा परफेक्ट है जॉब के लिए, तो उसको इनवाइट कर लिया जाता है इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और फिर उनका इंटरव्यू होता है और लगता है कि अपॉइंट करने जैसा है तो अपॉइंट कर लेते हैं। और हो सकता है, मैंने 2 साल पहले अपना रिज्यूमे डाला, वो अपने कलेक्शन में रखते हैं, अपने रिजर्व में मेंटेन करके रखते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल मेंटेन करके रखते हैं, जिसमें जितनी भी एप्लीकेशन आती है उसमें फाइल में लगी हुई होती है। हो सकता है 2 साल बाद वो लोग मुझे कॉल करे, लेकिन मैंने कहीं और जॉब ले लियो। दोनों ऑप्शन है, एक लिमिटेड ऑप्शन होता है कि चलो एक बार ट्राई तो कर ले, ऑर्गेनाइजेशन को सस्ता पड़ता है, अगर हो सकता है मैं खाली हूँ तो मैं वहां पे चली जाऊँ, या मैं जहाँ अभी लगी हुई हूँ जॉब पे वहां मुझे इतना अच्छा पे स्केल नहीं मिल रहा है, ये लोग शायद मेरे को बेटर प्रोवाइड करे तो मैं इनको स्विच कर जाऊँ। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो ये होता है कैजुअल कॉलर्स। थर्ड पॉइंट, एडवर्टाइजिंग। अब डिपेंड करता है, एडवर्टाइजिंग तो तुम्हें पता ही है कि क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट अपन देते हैं। अभी अपन बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल सर्व करते हैं, तो तुम लोग देखते होगे कि ना वहाँ पे क्या होता है, अगर जो बहुत ज्यादा व्यूज जिस पे होते हैं, जिस भी चैनल का हम बहुत ज्यादा व्यू करते हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं। तो यहाँ तो वो तरीका है एडवर्टाइजमेंट का, हम लोग को बस ये देखना है कि हम किस जॉब के लिए या किस पर्टिकुलर चीज के लिए एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग को किस तरीके के लोग कहाँ मिल जाएंगे, तो या तो जॉब पोजीशन किस टाइप की है, हम वो टाइप को समझ के हम लोग अकॉर्डिंगली एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल समझो, फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, अगर मुझे अकाउंटेंट की जॉब देनी है, मेरे को अकाउंटेंट की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, कहाँ सबसे पहले सर्च करूंगी अकाउंटेंट को, सीए के जर्नल में, जर्नल निकलता रहता है सीए का, ठीक है। उसके अंदर मैं जॉब पोजीशन के लिए वहां डाल दूंगी ना, तो अगर कोई भी ऐसा वेकेंट बंदा होगा कि खाली बैठा है, उसको जॉब की जरूरत है, तो वो आके सीधा मुझे अप्लाई अप्रोच कर लेगा, ठीक है ना। तो मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका, अगर मुझे अकाउंटेंट चाहिए तो सीए जर्नल में एडवर्टाइजमेंट डाल दूंगी, तो वहां से लोग मुझे आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। वो मैंने क्या बोला, किस टाइप की जॉब पोजीशन अपने को चाहिए, मतलब हमारी जॉब पोजीशन खाली है, उसके अकॉर्डिंग मैं एडवर्टाइजमेंट दूंगी। अभी अकाउंटेंट की बात हो रही है तो सीए जर्नल बेस्ड होता है एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे कोई अनस्किल्ड या फिर ये बोल लो कि ना लोअर रैंक पोजीशन के लिए लोगों की जरूरत है, छोटे पोजीशंस के लिए चाहिए, मैं क्या करूंगी, अगर पियोन वगैरह है तो ये सिंपल सा, अभी अपन ने फर्स्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पढ़ा था, वो तो ठीक है। उसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ, एडवर्टाइजमेंट कैसे 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 कर सकती हूँ, जो रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, उसमें इश्तेहार दे सकती हूँ कि हमारे यहाँ जगह खाली है, आ जाइए अप्लाई कर लीजिए, लोकल न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर्स में। और अगर कोई मुझे हाई रैंक के लिए जॉब पोजीशन कोई मेरी खाली है, हाई रैंक की, टॉप लेवल मैनेजमेंट में या कोई, तो मैं क्या करूंगी,
जितने भी नेशनल लेवल के हाई रेप्यूटेड जो न्यूज़पेपर्स है उसमें एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। ये रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स और बहुत लोग पढ़ते हैं, हाई लेवल के सोसाइटी के लोग पढ़ते हैं। मुझे वैसे ही इन लोगों की जरूरत है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे दूंगी, लोग पढ़ेंगे और अप्रोच कर लेंगे, सिंपल सा। या फिर नेशनल टीवी पे एड्स दे दूंगी, जैसा भी है मैं देख लूंगी। लेकिन अगर मेरे को जॉब देने के लिए लोगों को इनवाइट करना तो न्यूज़पेपर बेटर तरीका होता है। टीवी पे तो हम लोग प्रोडक्ट को सेल करना होता है तो एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन अगर हमें जॉब देनी है तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स हायर पोजीशंस के लिए बेस्ट तरीका है एडवर्टाइज करने का। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ठीक है, अब देखो दो पॉइंट को एक साथ समझा रही हूँ। एक तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एक प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। इन लोगों का एक जैसा टाइप का काम होता है। अभी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती है ना, बेसिकली हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं, ये लोग एज अ मिडिल मैन एक्ट करते हैं। ठीक है, इन लोग का काम क्या होता है, मिडिल मैन बिटवीन जॉब सीकर्स, जिनको जॉब चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिनको जॉब देनी है। इनको देनी है और इनको चाहिए, तो इनके बीच में एक मिडिल मैन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो तो जॉब सीकर्स क्या करते हैं, अपना बायोडाटा, सीवी, रिज्यूमे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के पास छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, एंड डिटेल्स ऑफ देयर क्वालिफिकेशन विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इनके पास अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास बायोडाटा, डिटेल्स सारी अपनी पास्ट एक्सपीरियंस की या क्वालिफिकेशन की सारी इनके पास छोड़ देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जब ये ऑर्गेनाइजेशन जिनको जॉब देनी होती है, ये जब इन लोगों को अप्रोच करती है ना, तो इनको बताती है कि भैया हमारे यहाँ ऐसी जगह खाली है, तो इनको ये वाले जो डिटेल्स है इनको शेयर कर देते हैं। इन रिटर्न भाई कोई कमीशन या उसके लिए अगेंस्ट में कुछ ले लेते हैं, प्राइस चार्ज करते हैं और इनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सिंपल सा लेन देन है कि बाय एंड सेल हो गया। इनको जॉब चाहिए, इनको जॉब चाहिए, इनको जॉब देनी है। और ये लोग कौन है, मिडिल मैन है। ये इनके पास आते हैं कि भैया हमको जॉब चाहिए, तो ये हमारा रेज्यूमे है, और ये इनके पास आते हैं कि भैया हमको जॉब देनी है, हमें लोगों की जरूरत है वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए। तो अगर इनके पास ऐसे कोई सीवी आईवी पड़ी होती तो इनको थमा देते हैं कि देख लीजिए ये आपके काम का है, आप इंटरव्यू वगैरह कर लीजिए, अगर कोई काम का बंदा है तो आप उनको जॉब दे दीजिएगा। किसके अगेंस्ट में, प्राइस चार्ज कर लेते हैं उसके अगेंस्ट, बस सिंपल सा कमीशन टाइप। अपन इनके बारे में पढ़ते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट सिमिलर टाइप का काम करते हैं। लेकिन जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती है ना, नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनका काम क्या होता है, मैचिंग ऑफ सर्विस ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। सेम काम है, अब पूरे इंडिया लेवल पे नेशन वाइड काम करती है। बस ये ऐसा नहीं कि कोई रेस्ट्रिक्शन है कोई जगह का, नहीं कि कोई सिटी के अंदर हो रहा है या कोई पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, पूरे इंडिया लेवल पे नेशन वाइड। जहां जिसको जगह जॉब की जरूरत है वो इनके पास अपना रिज्यूमे दे दे या सीवी दे दे, उनके रिकॉर्ड में पड़ा रहेगा। और जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब जॉब जगह खाली होगी तो ये लोग क्या करेंगे, ये सुटेबल क्लाइंट अगर इनको लगेगा तो इनको प्रोवाइड कर देंगे अगेंस्ट सम प्राइस। ठीक है ना, सेम चीज होता है, बस ये नेशन वाइड होती है और ये प्राइवेट एजेंसीज होती है। दीज एजेंसीज, ये लोग यहाँ पे क्या हो रहा था गवर्नमेंट वाले में, हम लोग अपना रिज्यूमे छोड़ रहे थे, और यहाँ पे क्या होता है, ये एजेंसीज क्या करती है, इनवाइट करती है बायोडाटा एंड रिकॉर्ड हमारी क्वालिफिकेशंस का। ठीक है, फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स, इन सबको इनवाइट करती है, आइए और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन डाल के जाइए। एंड फिर क्या करती है, इनको सेंड कर देती है टू सुटेबल क्लाइंट्स, जहां लगता है कि जगह। अब अच्छा तुम लोग को सबसे अच्छा एग्जांपल बताओ, अर्बन प्रो का। अर्बन प्रो में क्या होता है, अब ये लोग अपनी साइट्स बना के रखे हुए हैं, ऑनलाइन लोग अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, लोग जितने भी, इनको कोई मतलब नहीं, इन लोग को ना जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर आपको जॉब पढ़ना है, ट्यूशंस लेनी है
तो अब हमारे पास आइए, हमारे पास इंडिया लेवल के बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनवाइट कर रहे हैं, इनको इनवाइट कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स है जिनको पढ़ना है, उन लोगों से पूछ लेते हैं डिटेल्स कि भाई तुम्हें 11th की चाहिए, 12th की चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स चाहिए, साइंस चाहिए, सब चीजें उनसे सारी डिटेल लेके अपने डेटाबेस में रख लेते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, जो टीचर्स है, हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों से परचेज करते हैं, उनकी स्कीम्स चलती है, वो स्कीम्स के हिसाब से ग्रेड होते हैं अलग अलग, ठीक है ना, ब्रॉन्ज, गोल्ड, प्लैटिनम करके। तो हम लोग उनसे परचेज करते हैं और फिर हमें जो सूटेबल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लोग हाथों हाथ प्रोवाइड कर देते हैं। इनके पास डेटाबेस में पड़ा रहता है कि भाई ना ये स्टूडेंट्स है, और जैसे ही कोई इंक्वायरी आती है वो हम लोग के पास शेयर करते हैं इमीडिएट। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। सिमिलरली प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी तो यही काम कर रही है, इनको कोई मतलब नहीं है, इन्होंने क्या किया, अब अगर मेरे को कोई फी कलेक्ट करनी है बच्चे से, तो मेरा बच्चे का मैटर है पर्सनल, इनको कोई मतलब नहीं, इन्होंने मेरे से सिर्फ क्या चार्ज किया, फी चार्ज किया इस काम को करने के लिए, इन्होंने सिर्फ मेरे को स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है ना। तो ये सिमिलरली प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट का भी काम यही होता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स का मैचिंग का काम करते हैं, ठीक है। इन लोग का एजेंसीज का काम क्या होता है, एक फी चार्ज कर लेते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। दीज आर अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज। पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो गवर्नमेंट का पढ़ा था, ये वाला प्राइवेट है, बस इतना डिफरेंस है। और ये नेशन वाइड सर्विस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स का काम करते हैं, नेशन वाइड सर्विस।